Hello my dear students, welcome to TLH once again. In this video, we have learned about the class 12 political science. In the last video, we have learned about the chapter first, which is the title of the chapter first book is the Cold War era. In this video, we have continuous of this part. Okay, now let us start. In first chapter of the Cold War era, we have learned so many things about the Cold War. जस्ट लाइक ए व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, यानी कि हम लोगों ने पहले चैप्टर के और पॉलिटिकल साइंस के पहले वीडियो में हम लोगों ने इस बात को देखा था कि कोल्ड वॉर एरा का मतलब क्या होता है। हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप किया था। इस वीडियो में हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और उसके डेप्थ और उसके आउटकम और किस प्रकार के इंसिडेंट हुए थे कोल्ड वॉर के टाइम में, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, in the Cold War period there are so many incident and so many events at that time। जैसे कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटीज़ हुई, बहुत सी संधियाँ बनी, बहुत से मिलिट्री अलायंसेस बने उस कोल्ड वॉर के पीरियड में। तो हम लोग उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार के मिलिट्री अलायंसेस का निर्माण हुआ और उसमें किस प्रकार की फोर्सेस ने अपने आप को किस साइड को रखा। जैसा कि मैंने बताया था कि कोल्ड वॉर जो एरा था ये एक दो देशों की लड़ाई ना होके दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। यानी कि द कोल्ड वॉर बेसिकली इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू आइडियोलॉजीज, जिसको मैंने आपको बताया था कि दो आइडियोलॉजीज में एक तरफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी और दूसरी तरफ एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी। इनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था फर्स्ट वीडियो में। मैं फिर भी ब्रीफ करना चाहता हूं अपने नए सब्सक्राइबर और नए स्टूडेंट्स के लिए कि जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, यानी कि पूंजीवादी, जिसे हिंदी में हम पूंजीवादी विचारधारा कहते हैं, इस विचारधारा में आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा और कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी विचारधारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति या ऐसा देश या ऐसा सिस्टम जिसमें से फ्री मार्केट या कह सकते हैं फ्री वर्ल्ड या लिबरल डेमोक्रेसी यानी कि ये तीन बेसिक पिलर थे जो कि कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी विचारधारा के स्तंभ थे। यानी कि इन तीन पिलर्स पे पूरी कैपिटलिस्ट विचारधारा अपने आप को समाहित रखती थी। यानी कि फ्री मार्केट होना चाहिए, फ्री वर्ल्ड होना चाहिए और लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब इस विचारधारा के अगेंस्ट में एक दूसरी विचारधारा थी और इसका मेन प्रोपाउंडर मतलब कि जो व्यक्ति या जो देश इस विचारधारा का एज ए लीडर अपने आप को पेश कर रहा था वो था यूएसए और उसके अलाइज जो थे वो थे वेस्टर्न यूरोप के देश। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब, कनाडा, ये सब ऐसे देश थे जो कि यूएस के अलाइज थे, यानी कि उनके सहभागी थे। ये भी इस विचारधारा को प्रमोट कर रहे थे। और दूसरी तरफ खड़ा हुआ था सोशलिस्ट विचारधारा और सोशलिस्ट विचारधारा को लीड कर रहा था यूएसएसआर और उसके एलाइज। हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ एक मैप बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो प्लीज उसको जाकर देखिए पहले, फिर आप इस पे आइएगा। उसमें मैंने कुछ वीडियोस उस मैप्स में बनाया था, यूरोप के कुछ बेसिक्स बनाया था, जो ऐसे देश जो उस वक्त मेन यानी कि मेन रोल में थे, यानी कि एक प्रकार के पार्टनर थे, या तो इस अलायंस के या तो उस अलायंस के। उसमें से कुछ अलायंस फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था पोलैंड, यूगोस्लाविया, हंगरी, बेलारूस, ये सब कुछ ऐसे देश थे जो कि यूएसएसआर यानी कि सोशलिस्ट विचारधारा, और इसको एक प्रकार से एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मतलब होता है कि कम्यून मतलब दोष होता है, एक समान परिवार, यानी कि उसके बीच में कोई डिफरेंसेस यानी इनइक्वालिटीज नहीं होता, उसको कम्यून कहा जाता है। कम्यून से निकला हुआ वर्ड है जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट।
तो इस विचारधारा को प्रोपाउंड कर रहा था यूएसएसआर, और ये विचारधारा ऐसी थी जो इसके पूरे अगेंस्ट रहती थी। ये कहता था कि हर कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर होना चाहिए। जैसे कि आज के समय में जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है या प्राइवेट जो भी चीज़ है, ये इस चीज़ को नहीं मानता था। मतलब इस विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा यानी सोशलिस्ट विचारधारा, प्राइवेटाइजेशन यानी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल सिस्टम को नहीं करता। वो ये कहता था जो कुछ है वो सरकार का है और सरकार के अंदर रहने का मतलब वो सभी का है। इसका मतलब अगर देखा जाए, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को भी, इंडिविजुअलिज्म को ये ज्यादा सपोर्ट करता था, यानी व्यक्तिवाद के सपोर्ट, यानी कि एक व्यक्ति के विचारधारा, एक व्यक्ति के प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति की चीजों को ये ज्यादा तवज्जो देता था, कैपिटलिस्ट विचारधारा। और जस्ट इसके अपोजिट था आपका कम्युनिस्ट विचारधारा। तो आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये एक 11th क्लास की टॉपिक है, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल थ्योरीज बुक का, फिर भी मैंने आपको प्रयास किया है कि ब्रीफली आपको इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, क्योंकि मैं क्लास 12 के बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उनको टीच कर रहा हूँ, तो मेरी आशा है कि आप सब इसको अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो दो विशेषकर विचारधाराओं की लड़ाई थी, ये इसी को कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड, यानी कि एक राइवलिटीज, कि मैं बड़ा हूँ कि तुम बड़े हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो राइवलिटीज का पीरियड था, उसी को कोल्ड वॉर एरा कहा गया था। उसके बाद जो अलायंसेस बनना, अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, आपको पता है, ये हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में एक छोटी सी गलती कर दी थी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी भी मांगता हूँ कि मैंने वहाँ पे एक सन को गलत लिख दिया था। 1949 में होना चाहिए था, जबकि फर्स्ट वीडियो में अगर आपने उसको बारीकी से देखा तो उसमें 1959 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्तमान में अभी भी एग्जिस्ट करती है, इस वक्त भी, जिस वक्त आप वीडियो ये देख रहे हैं, वर्तमान में भी ये ऑर्गेनाइजेशन अभी भी है। ये क्या ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका पर्पस क्या था, इसको समझते हैं। जैसे नॉर्थ अटलांटिक का मतलब है कि अगर आप यूरोप के मैप को अच्छे से रीड करते हैं तो उसमें यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वो अटलांटिक ओशन है। और अटलांटिक ओशन का मतलब है जो इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। उसी से इसको लिया गया है नॉर्थ अटलांटिक। इसमें क्या होता है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, कनाडा है, और सबसे बड़ा उसका लीडर जो है यूएसए। ये सब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन 1949 में एग्जिस्ट करता है, यानी कि आता है दुनिया के सामने, जो कि एक मिलिट्री अलायंस था। अब मिलिट्री अलायंस क्या होता है, इसको समझते हैं। मिलिट्री अलायंस का मतलब है, फॉर एग्जांपल, कि मान लीजिए इस ऑर्गेनाइजेशन में कई देश हैं साथ में, मतलब सब लोग समूह हैं, यानी मेंबर हैं। अगर कोई दूसरा देश, कोई भी, अगर किसी इस सारे मेंबर्स के अलायंस में अगर किसी एक देश पर कोई हमला होता है या कुछ भी आक्रमण करता है, तो वो इस अलायंस, इस ट्रीटी के अंतर्गत माना जाएगा कि इन सभी देशों पर उस देश के द्वारा हमला कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब सारे देशों के ऊपर, चाहे वो एक ही देश पे हमला किया हो जो कि इसका मेंबर रहा हो या वर्तमान में है, अगर किसी एक देश पर कोई बाहरी देश हमला करता है तो सारे देश पर वो हमला माना जाएगा, और ये सारे समूह के देश उसको रिटेलिएट करेंगे, यानी उसका जवाब देंगे, मिलिट्री या जो भी तरीके से। इतना आपको समझ में आया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, अब ये इसका पर्पस मतलब कैसे बना, इसका कंपोजिशन क्या था, इसका फंक्शनिंग क्या थी, ये मैंने आपको बताया। अब यह है कि इसका पर्पस क्या था, what is the purpose behind it to form this type of organization? It's mean it's military organization. मिलिट्री मतलब जहाँ पे मिलिट्री कोऑपरेशन होता है, फोर्स एक दूसरे को सहयोग करती है, उसी को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये, अब आप समझ गए होंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से यूएसएसआर को कर्टेल करने के लिए था। कर्टेल करने के लिए मतलब उसको रोकने के लिए, उसके विस्तार को रोकने के लिए, उसकी विचारधारा को रोकने के लिए, और उसके उस प्रयास को रोकने के लिए जो कि उसने पूरे विश्व में अपने आप को फैलाता हुआ चला जा रहा था। जैसा कि आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा, पढ़ा होगा, उस सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड 1945 में हुआ था। अब देखिए कितनी क्रिएटिव बात है, कितने मतलब आश्चर्यजनक की बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपने वर्ल्ड वॉर के दो पार्टीज के बारे में देखा होगा, एक तरफ एलाइड फोर्सेस थी
और एक तरफ एक्सिस फोर्सेस थी। यानी कि एक तरफ मैं थोड़ा ब्रीफ ही बताऊंगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो आपके प्रीवियस ईयर का पार्ट है। यानी कि एक तरफ एलाइड फोर्सेस थी, ठीक है। इस एलाइड फोर्सेस में मेजर फोर्सेस कौन कौन थी? एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ ब्रिटेन था, तीसरी तरफ फ्रांस था और एक यूएसएसआर था। नाम बड़ा सुन के आश्चर्य हुआ होगा कि यूएसएसआर भी एलाइड था, तो फिर यूएसए और कहते हैं यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ? और दूसरी तरफ एक एक्सिस पावर थी, एक्सिस पावर इसे कहा जा रहा था। इसमें आपका जर्मनी था, जापान था, इटली था, ये सब मेजर फोर्सेस। यानी कि एक तरफ एक ये ग्रुप और दूसरी तरफ ये ग्रुप, इनके बीच में पूरा वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। इसमें से एलाइड फोर्सेस की जीत हुई, यानी यूएस वाले कैंप की। तो 1945 तक तो चीजें सही चल रही थी। मगर आपको पता होगा, अगर आपने इतिहास को 9th वगैरह में पढ़ा होगा अच्छे से हिस्ट्री को, तो एक चैप्टर था रशियन रेवोल्यूशन। एक 1905 में भी हुआ था, मगर 1917 में सबसे इंपॉर्टेंट रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। इस रेवोल्यूशन के बाद दुनिया में पहली बार किसी देश में एक साम्यवादी सरकार बनी थी। साम्यवादी मतलब सोशलिस्ट कह सकते हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इस तरह की गवर्नमेंट बनी थी इन द लीडरशिप ऑफ लेनिन। लेनिन एक लीडर का नाम था, वहाँ के बहुत फेमस लीडर, आप उनका नाम सुनते होंगे। तो उसके लीडरशिप में 1917 में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पहली बार पूरे वर्ल्ड में फॉर्म होती है। उसके बाद अब चूंकि आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो एक पूंजीवादी विचारधारा भी आई। पूंजीवादी विचारधारा क्या आई? पूंजीवादी विचारधारा के यानी कि इकोनॉमिकल, यानी कि जो ऐसा वर्ग समाज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक ऐसा वर्ग समाज में उत्पन्न हुआ जिसने पैसे का संचय करना स्टार्ट किया, क्योंकि इंडस्ट्रीज लगी, लोगों ने प्रॉफिट किया पाया, तो उस प्रॉफिट को उन्होंने संचय किया और एक विचारधारा, एक इकोनॉमिक सिस्टम जनरेट हुआ हमारे पूरे दुनिया में। उस सिस्टम का नाम था कैपिटलिस्ट, एवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म। उस कैपिटलिज्म एवोल्यूशन का सबसे कोर पॉइंट जो था उसका मतलब था प्रॉफिट कमाना। मतलब द कैपिटलिस्ट एवोल्यूशन या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी इज टोटली ओरिएंटेड या ड्रिवन बाय द प्रॉफिट ओरिएंटेड पॉलिसीज। मतलब जो कैपिटलिस्ट विचारधारा थी या कैपिटलिस्ट सिस्टम था इकोनॉमी का, वो पूरी तरीके से प्रॉफिट ओरिएंटेड था। जैसा कि समाज में हम देखते हैं, अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाइए और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए सर्विसेज लेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबके लिए समान व्यवस्थाएं हैं। तो आप समझ लीजिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल वो कैपिटलिस्ट विचारधारा को ओरिएंट कर रहा है और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो सोशलिस्ट विचारधारा को ओरिएंट कर रहा है। तो आप डिफरेंसेस समझ गए होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, तो एक विचारधारा जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी वो लोगों के सामने एक नया सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम लेके आया। क्योंकि उस वक्त 1750s मैंने कि अगर कह सकते हैं आप इन द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो पूंजी का संचय होने लगा और उसके बाद एक नई विचारधारा, एक नया इकोनॉमिक सिस्टम हमारे समाज में डेवलप हुआ जिसको कैपिटलिस्ट विचारधारा या कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता था। उसके वजह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ बहुत हो गई। इनइक्वालिटीज़ मतलब असमानता। कुछ लोग अमीर होते चले गए, बाकी जो मजदूर वर्ग था या गरीब वर्ग था वो गरीब होता गया। हालांकि वो उसी फैक्ट्री में काम करता था, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन का मीन्स था, फिर भी वो गरीब था। और मेन प्रॉफिट कौन ले जा रहा था? जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उसके मालिक थे। तो एक सोसाइटी में एक अनबैलेंस क्रिएट हो गया था। उस अनबैलेंस को क्रिएट करने के बाद एक नया, जानते ही हैं समाज में अगर कोई नई चीज़ होती है या कुछ होता है उसको काउंटर करने के लिए दूसरी चीज़ का उद्गम होता है, दूसरी विचारधारा उद्गम होती है, दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम उद्गम होता है। उसी प्रकार से वो इकोनॉमिक सिस्टम था कम्युनिस्ट सिस्टम। और जब ये सरकार वहाँ बनी तो इसने जो आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म के बारे में दिया था, मार्क्सिज्म के बारे में दिया था, हूबहू एक, अभी तक तो जब तक कोई सरकार नहीं बनी थी तो तब तक सिर्फ एक विचारधारा के रूप में कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म लोगों के सामने था। मगर जब रशिया में एक सरकार बनी उस विचारधारा को लेकर, तो उसने उस विचारधारा को इम्प्लीमेंट भी किया, यानी कि उसको लागू भी किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब 1929
जिसको कि वर्ल्ड डिप्रेशन ईयर भी कहा जाता है, ग्रेट डिप्रेशन ईयर के नाम पे जाना जाता है हमारे इतिहास में। अगर आप इतिहास को अच्छे से रीड करेंगे तो 1929 का जिक्र जरूर आएगा। उस 1929 में पूरा वर्ल्ड जो था एक स्लो डाउन और मंदी के दौर में चला गया था पूरे विश्व में। और वो उस वक्त पूरे विश्व में कौन सी विचारधारा या कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हो रहा था, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसका स्प्रेडिंग थी, बहुत ज़्यादा वो लोगों द्वारा अपनाया जा रहा था कैपिटलिस्ट। तो पूरी तरीके से वो चरमरा गई थी, यानी कि वो डाउनफॉल कर गई थी, पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी। और सिर्फ उस वक्त सिर्फ रशिया एक ऐसा, जिसको आप बाद में यूएसएसआर भी कह सकते हैं, वो एक ऐसा देश था जहां पर पूरा इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल था। कह सकते हैं कि पूरे विश्व में अगर जैसे कह दिया जाए कि आपके शहर में पूरी तरफ अंधेरा और सिर्फ एक जगह लाइट जल रही हो, ठीक वैसे ही पूरे विश्व में रशिया की पोजीशन थी। यानी कि कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिक सिस्टम था पूरे वर्ल्ड में कोलैप्स कर गया था, और सिर्फ रशिया जो था अपने आप में एक स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में खड़ा हुआ था। तो पूरे विश्व की निगाहें उसकी तरफ थी कि यार ये इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया जाए। ठीक है, तो उस इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाने के लिए बहुत से देशों ने अपनी पॉलिसीज में चेंज करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज किया, लोगों ने अपने सोशल सिस्टम को चेंज किया, और इससे क्या हुआ, अमेरिका और ब्रिटेन वो डर गए कि यार ये रशियन, क्योंकि उनके यहाँ जो उन्होंने अपनी जो चीज़ें सीखी थी, जैसे मैंने आपको बात किया लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, व्यक्ति विशेष, लिबरल डेमोक्रेसी, इस तरह की फ्री मार्केट, फ्री वर्ल्ड की तरफ उनका ज़्यादा रुझान था। और जब एक तरफ ये था तो उनको लगा कि यार मेरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तब वहीं से लड़ाई स्टार्ट हुई। तो ये लड़ाई ऐसा नहीं था कि 1945 में ही स्टार्ट हो गई। ये लड़ाई अगर देखा जाए तो 1917 से स्टार्ट थी। बस वो था कि वो कम थी, धीरे थी, कम इंटेंसिव थी, और लोगों को उतना डर नहीं लग रहा था। मगर धीरे धीरे जब चीज़ें बदलने लगी, यानी कि जो प्रैक्टिकलिटीज़ वो आने लगी कम्युनिज्म में, तो उन्होंने दिखाया कि नहीं, हम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम स्प्रेड कर सकते हैं, कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम हम समाज में ला सकते हैं जिससे हमारा पूरा समाज में जो इनइक्वालिटीज़ है वो कम हो सके। और उसको काउंटर करने के लिए फिर कैपिटलिज्म अपने आप को असर्ट करता है, यानी कि उसका विरोध करने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय आ रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो रहा था कि जर्मनी, अगर मान लीजिए द सेंटर ऑफ द, मान लीजिए जर्मनी है, ठीक है, हालांकि मैंने पूरे बोर्ड पर सब जगह लिख रखा हूँ तो मैं ज़्यादा कहीं मेरे पास स्पेस नहीं है, आप प्लीज़ इसको थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है। तो जर्मनी मान लीजिए ये है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पोलैंड है, और पोलैंड के बाद पूरा यूएसएसआर की सीमा स्टार्ट हो जाती है। अगर आप वर्ल्ड मैप को अच्छे से रीड करते हैं तो क्या होता है, जब ये पहले पोलैंड इधर इसको क्रॉस करता हुआ जब ये बर्लिन की तरफ बढ़ती है, रेड आर्मी मतलब रशियन आर्मी को रेड आर्मी भी कहा जाता था, ठीक है। तो जब ये इधर जाती तो ये उस वक्त ब्रिटेन और सब लोगों को, यानी कि ब्रिटेन और उसके एलाइज को इस बात का, हालांकि दोस्त ये रशिया भी उनका एलाई था, मगर अंदर ही अंदर इनको इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आफ्टर द डिफीटिंग ऑफ एक्सिस फोर्सेस द कम्युनिज्म इज स्प्रेडिंग या स्टेबलाइज एज अ मॉडल सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब कि इनको ये बात कर, उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, उसने बार बार यूएस को इस बात के लिए कह रहा था कि आप बहुत ज़्यादा रशिया पर रिलाई नहीं करिए, क्योंकि उसका कम्युनिज्म बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और कहीं अगर वो वेस्टर्न जर्मनी यानी वेस्टर्न यूरोप के काफ़ी पोर्शन तक अगर उसने ऑक्युपाई कर लिया तो फिर वो उसको रिट्रीट करना, उसने वहाँ का अपना पूरा इकोनॉमिक सिस्टम लागू करेगा। वो ये मन ही मन के चल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएसएसआर इस चीज़ों का बाद में एडवांटेज न ले जाए। तो कह सकते हैं कि भले लड़ाई में द्वितीय विश्व युद्ध में भले रशिया, ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस ये एक तरफ थे, मगर ब्रिटेन, यूएस और फ्रांस विचारधारा के स्तर पर यूएसएसआर के विरोध में भी थे। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर उस वक्त कम्युनिस्ट विचारधारा को सपोर्ट कर रहा था, जैसे कह सकते हैं द लीडर ऑफ कम्युनिज्म उस वक्त बना हुआ था, और ये सब कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। तो साथ होकर भी साथ नहीं थे। तो लास्ट में कहानी ये होती है कि जब ये
जर्मनी वगैरह को डिफीट कर दिया जाता है, यानी कि हाल तो इस वक्त जो जर्मनी को लेकर, हालांकि अभी हम लोग पढ़ेंगे एरना ऑफ द कोल्ड वॉर में इसका हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, हम लोग इसी पॉइंट पे अभी स्टिक रहते हैं कि नाटो का। अब आप इस नाटो का मतलब समझ गए होंगे, नाटो का पर्पस समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप लोग को नहीं समझा होगा या इसके बारे में कोई और भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट पे कहिएगा। हम अपनी दूसरी हेडिंग पे पहुंचते हैं जिसका नाम है द वार्सा पैक्ट 1955। अब ये क्या चीज़ थी, इसके बारे में समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, जब अप्रैल 1949 में नाटो का निर्माण हो गया इन द लीडरशिप ऑफ यूएसए एंड द वेस्टर्न फोर्सेस, तब कम्युनिज्म को भी एक पार्टी बनानी थी। जाहिर सी बात है, जब लड़ाई चल रही है तो बिना बराबर के तो लड़ाई नहीं हो सकती थी। तो क्या हुआ कि वार्सा पैक्ट, वार्सा क्या है, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलैंड एक देश का नाम है जो कि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में पड़ता है। अगर आप मैप को देखेंगे, इसकी राजधानी थी वार्सा। वार्सा में चूंकि पोलैंड पूरी तरीके से कम्युनिस्ट विचारधारा वाला कंट्री था, यानी पूरी तरह से कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था, यानी कि यूएसआर का एक प्रकार का पार्टनर था। यहीं पर बैठकर कुछ देशों ने मिलकर एक मिलिट्री अलायंस का निर्माण किया, जो कि खास करके ईस्टर्न यूरोप के देश थे। अब ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ये आपको समझना पड़ेगा। ईस्टर्न यूरोप में जो रशिया यानी कि यूएसएसआर से सटे हुए कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल पोलैंड, यूगोस्लाविया, हंगरी, बेलारूस, और उस वक्त एक और सिस्टम था यूगोस्लाविया या चेकोस्लाविया और यूगोस्लाविया, दो कंट्री है, ठीक है। ये सब जो थे, ये सब उसके किसके पार्ट थे, यूएसएसआर के। इसको ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कहा जा रहा था। तो ये सब कंट्रीज किसके पार्टनर बन गए थे, और इन सब लोगों ने मिलकर एक मिलिट्री अलायंस का निर्माण किया, किसको काउंटर करने के लिए। जाहिर सी बात है, समझ गए होंगे, ठीक है, नाटो को काउंटर करने के लिए। यानी कि यूएसएसआर की लीडरशिप में वार्सा पैक्ट बना और यूएस की लीडरशिप में नाटो अलायंस बना। आप समझ गए। इसका निर्माण भी वही हुआ जैसा हम लोगों ने सोचा था कि एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट करना, ठीक वैसी ही ट्रीटी थी जैसा मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि एक देश पे आक्रमण होगा तो सभी देशों को माना जाएगा, फिर सारे देश मिलकर उस देश के खिलाफ लड़ेंगे। यही यहाँ भी सिस्टम था। उसके बाद फिर कुछ ऐसा सिस्टम हुआ, जैसा कि हम लोगों ने इसको समझने के लिए, इन दोनों हेडिंग्स को समझने के लिए इस पॉइंट को समझ लीजिए। मैंने इस पॉइंट में लिखा है एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर। एरेनास का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, इसको बैटल ग्राउंड भी कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में, जनरल भाषा में। हालांकि आपकी बुक में यही हेडिंग दिया गया है तो मैंने इसको समझा दे रहा हूँ मैं। बैटल ग्राउंड का मतलब होता है एरेनास। अब इसका हेडिंग में क्या चीज़ आती है, ये इस हेडिंग के अंदर हमको ये भी पढ़ना है कि जो कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, जो दो विचारधारा और दो सुपर पावर के बीच में एक दूसरे, कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन दुनिया पर एक प्रकार से हुकूमत करेगा, कौन सुपर पावर है, इसकी दौड़ में किस पूरे दुनिया के कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें लड़ी जा रही थी। अभी हम आगे पीछे देखेंगे इसको आगे चल के कहाँ कहाँ ये चीज़ें हुई। पूरे विश्व में ये कोल्ड वॉर लड़ा जा रहा था। अगर ये इतनी बड़ी घटना ना होती हमारे इतिहास में तो आज हम इसको पढ़ नहीं रहे होते। और इसकी वजह से, और आपको पता है ये कोल्ड वॉर अगर देखा जाए कब तक चला, 1945 से लेकर 1990s तक चला, यानी कि 4 डिकेड्स तक चला, 40 साल तक ये चला। तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना रही होगी और इसके कितने बड़े परिणाम रहे होंगे पूरे विश्व पर। उसके अलग अलग क्षेत्रों पर इसके बहुत प्रभाव पड़े। बहुत से देशों का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बहुत देशों का गवर्नमेंट्स का सिस्टम चेंज हो गया। तो ये बहुत बड़ी घटना थी जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको समझना होगा। तो जो ये एरेनास का मतलब होता है बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड मतलब जैसे कि हम लोग बड़ा युद्ध को वॉर कहते हैं, और छोटे छोटे उस वॉर में जहाँ जहाँ छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है उसको बैटल्स कहा जाता है। छोटी लड़ाइयों को बैटल्स कहा जाता है। तो यानी कि एरेनास का मतलब जो जहाँ पे जिन क्षेत्रों पर वो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, वो क्षेत्र कौन कौन से थे। एक क्षेत्र था आपका
जाहिर सी बात है, अगर विश्व की बात होगी और एशिया का नाम लिया जाए तो फिर अछूता रहेगा। तो उस वक्त एशिया में भी कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हो रही थी। जैसा आपको पता है कि 1945 के बाद बहुत से ऐसे देश थे जो कॉलोनीज थे। कॉलोनीज का मतलब उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब क्या होता है, जब कोई एक बड़ी कंट्री का मतलब क्षेत्र और एरिया से मत मानिएगा। बड़ी कंट्रीज का मतलब ऐसा है कि जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड थी, मिलिट्री पावरफुल थी, वो जब किसी दूसरे देश में जाकर किसी दूसरे एरिया में दूसरे देश के ऊपर राज करती है, यानी कि वहाँ पे अपना सिस्टम स्थापित करती है, अपने हिसाब से गवर्नमेंट को सिस्टम चलाती है और वहाँ के इकोनॉमिक और मिलिट्री और जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट के लिए करती है, उसी को कॉलोनीज कहा जाता है। जैसे कि हमारा देश, हमारा किसका कॉलोनीज था, ब्रिटेन का कॉलोनी था। ऐसे ही अफ्रीका के बहुत से देश फ्रांस के कॉलोनीज थे, ब्रिटेन के कॉलोनीज थे। साउथ ईस्ट एशिया जिसको आप मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह कहते हैं, ये भी यूरोपियन पावर के कॉलोनीज थे। इवन मतलब यूएसए भी तो ब्रिटेन की कॉलोनी था, आपने अपने 9th क्लास की बुक में पढ़ा होगा। तो ब्रिटेन भी एक समय यूएस भी एक समय ब्रिटेन की कॉलोनी था। और आपको एक मैटर ऑफ द फैक्ट बता दूं, पूरे वर्ल्ड में न्यू वर्ल्ड का पहला देश था यूएसए, जो किसी भी कॉलोनी से आज़ाद हुआ था। पहला कंट्री था वो यूएसए। ठीक है, तो उसके कुछ आइडियल्स भी थे कि वो सबको फ्रीडम देना चाह रहा था, सबको सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, सेल्फ गवर्नमेंट का राइट्स भी देना चाह रहा था। ठीक है, तो उसके भी हालांकि उसके भी पीछे कुछ अपने प्रॉफिट्स था, कुछ अपना मोटिव था, वो हम समझेंगे बाद में। हालांकि इस चैप्टर का पार्ट नहीं, हम लोग फिर भटक जाएंगे अपने टॉपिक से। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक एशिया में लड़ा जा रहा था। क्यों, जाहिर सी बात है, नए जैसे मैंने आपको बताया कि 1945 के बाद बहुत से देश अफ्रीका के, खास करके एशिया के, हमारा खुद देश 1947 में आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, तो ये देश भी आज़ाद हुए, यानी कि इनको इंडिपेंडेंस मिली। और जब इनको इंडिपेंडेंस मिली तो वेस्टर्न पावर अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक का मतलब समझते हैं, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है हिंदी में उसको सामरिक कहते हैं। अब सामरिक का मतलब क्या होता है, सामरिक का ऐसा मतलब होता है कि ऐसी लोकेशन या ऐसी जगह ग्लोब पर जहां पर किसी व्यक्ति को इकोनॉमिकली पॉलिटिकली फायदा तो हो, मगर वो मिलिट्रीली भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जहाँ पे मिलिट्री और डिफेंस से रिलेटेड सिस्टम आ जाता है उसको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट देश कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारा डोकलाम पे चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ था, अभी प्योंगयांग लेक पे हमारा लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना। क्यों, क्योंकि वो लोकेशन हमारी ऐसी है, वो चाइना के लिए भी हो या हमारे लिए, वो मिलिट्री के रूप में बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी कि अगर वहाँ पे अगर डोमिनेंस आपकी होगी तो आपका पूरा डिफेंस सिस्टम डोमिनेट करेगा। तो ऐसी जगह पर वो उसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन। तो चूंकि जो देश, भाई जाहिर से बात है, पूरे विश्व में हर जगह हर एक लाइन अपना, हर एक दोनों सुपर पावर अपने आप को मजबूत करना चाह रहे थे दुनिया के हर कोने में। तो हर कोने में मजबूत करने का सिस्टम कैसे जनरेट होगा, जब वो देश जो होगा, जिस देश में वो जो आज़ाद हुआ होगा, वहाँ पे जाकर अपने फेवरेबल की गवर्नमेंट होना, मतलब जो उसके प्रो रहे, प्रो मतलब उसके पक्षकार। फॉर एग्जांपल जैसे कि पाकिस्तान, पाकिस्तान किसका एलाई बन गया था आफ्टर इंडिपेंडेंट, यूएस का एलाई बन गया था, यानी कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक में चला गया था। क्यों, क्योंकि यूएस जो था पाकिस्तान को एज ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन यूज कर रहा था, किसके काउंटर करने के लिए, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। इसलिए उसके लिए पाकिस्तान यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस था। ऐसे ही बहुत से देश थे जिसको कोई ना कोई दोनों पावर मिलकर अपने पक्ष में मिलाना चाह रहे थे, अलायंस बनाना चाह रहे थे। इसी अलायंस सिस्टम को अलग अलग एरिया में बनाया गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ बना था, जैसे आप जानते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मुझे विश्वास है आप सबको साउथ ईस्ट एशियन के बारे में पता होगा। जो कंट्री इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, ये सब फिलीपींस, ये जो एरिया है साउथ चाइना सी वाला, इस एरिया को साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है। वहाँ पर चूंकि वियतनाम, चाइना और कोरिया, ये सब
रशिया और चाइना के नज़दीक, रशिया मतलब उस वक्त यूएसएसआर कह सकते हैं, यूएसएसआर के नज़दीक कंट्री थी, उनके बॉर्डर रिलायंस कंट्री थी, बॉर्डर के पास कंट्री थी। तो यूएस को ये कहीं डर था कि कहीं इनके बॉर्डर कंट्रीज जो थी, खास करके साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज, ये कहीं चली ना जाए कम्युनिस्ट कैंप में, यानी कि यूएसएसआर के कैंप में। तो उसने इस कम्युनिज्म को रोकने के लिए, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को रोकने के लिए साउथ ईस्ट एशियन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। एक इसको भी कह सकते हैं मिलिट्री अलायंस भी था ये, यानी कि यूएस सबको डिफेंस की वो सिक्योरिटी दे रहा था कि आप मेरे कैंप में रहिए, मैं आप छोटे भाई की तरह, मैं आपको आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। और मैटर ऑफ द फैक्ट आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि क्यों सब इसकी छतरी ले रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि 1945 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। अब याद आ गया होगा, यानी कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश के द्वारा पहली बार किसी एटॉमिक बम का उपयोग किया गया था। कौन किया था? यूएस ने। किसके खिलाफ? जापान के खिलाफ। मगर वो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं किया था, उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी थी। वो एटॉमिक बम का इस्तेमाल करके इस बात को विश्व के सामने, खास करके यूएसएसआर के सामने, इस बात को जाहिर करना चाह रहा था कि आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। अब मैं इस देश का राजा हूँ, पूरी इस दुनिया का राजा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी शक्ति पावर हो गई थी एटॉमिक बम के रूप में, जो कि सारे उस वक्त के जो भी कन्वेंशनल वेपन थे उनसे सबसे खतरनाक वेपन था, जो कि अभी भी है। न्यूक्लियर बम आप जानते ही हैं, बहुत डिवास्टेटिंग होता है। तो उस वक्त सिर्फ एकमात्र ऐसा देश था। कब तक? 1949 तक। मतलब अब 1949 में क्या हुआ? आप इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे जाके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 1949 में यूएसएसआर ने भी न्यूक्लियर बम टेस्ट कर दिया था। यानी कि 1945 से सिर्फ 4 साल के बीच में अब यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर पावर हो गई थी। अब तो दुनिया और ज़्यादा खतरे में थी। अभी तक तो सिर्फ एक के पास ब्रह्मास्त्र था, वो चलाता तो पूरी दुनिया खत्म होती, मगर अब तो दो दो के पास। और ऐसा भी नहीं, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि खतरा क्या चल रहा था। खतरा ये हो रहा था कि यूएस और यूएसएसआर दोनों अपना डिटरेंस क्रिएट करने के लिए जब न्यूक्लियर बम बनाना सीख गए तो उन्होंने न्यूक्लियर बम के जखीरे को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जखीरा मतलब अपने आर्सेनल जो रिजर्व थे। जैसे 10 न्यूक्लियर बम, अगर उसने 10 बनाया तो इन्होंने 15 बना लिया। इनको पता चला कि इन्होंने 15 बना लिया तो इन्होंने 20 बना लिया। अब धीरे धीरे पूरे विश्व में न्यूक्लियर बम की संख्या तो बढ़ती चली जा रही थी। तो जब एक बम इतना खतरनाक, जो कि आज जापान में आज भी उसका असर देखा जाता है, सोचिए जरा। अब वो भी बहुत छोटा बम था, वो उससे बड़े बड़े बम बनाना स्टार्ट किए उन लोगों ने। तो अगर सोचिए अगर वो बम फूटते कोल्ड वॉर के टाइम में तो क्या स्थिति रहती पूरे विश्व की, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये पूरा वर्ल्ड जो था, ये जो न्यूक्लियर बम के साए में जी रहा था और जिसको डोमिनेट कर रहा था कि यूएस। बट 1949 के आफ्टर द 1949 when the USSR had made a nuclear bomb, then the balance of power has been some balancing state. अब यूएसएसआर भी छतरी देने लगा, मतलब अब वो भी कहने लगा कि नहीं, मेरे कैंप में आओ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा क्योंकि मेरे पास भी बम है। अब उसी में साउथ ईस्ट एशिया में बना। मैंने आपका इसका कारण बता दिया, किस रीजन में था ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये वाला समझते हैं, ये क्या है? द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये किस चिड़िया का नाम है? ये कहता है कि इसने मिडिल ईस्ट, अब एक ये नया वर्ड सर ने बता दिया, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट का मतलब बेटा कि अगर आप वर्ल्ड मैप में जाएंगे तो जो आप पाकिस्तान से थोड़ा सा उधर की तरफ जाएंगे, यूरोप की तरफ, तो आपको इराक, ईरान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, लीबिया, ये सब आपको कंट्री मिलना स्टार्ट करेंगी। इराक, सीरिया, इन सब कंट्री, इस सब के रीजन को कहा जाता है मिडिल ईस्ट, क्योंकि ईस्ट है चाइना की तरफ, मिडिल मतलब बीच में, यानी ईस्ट के बीचों बीच पड़ जाता है। इसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। मगर इसका एक और नाम है, इसको वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया की तरफ खड़े होंगे तो ये कंट्री हैं आपके वेस्ट साइड में मिलेंगी।
यानी ये आपके वेस्ट डायरेक्शन में, इसलिए इसको वेस्ट एशिया, क्योंकि ये एशिया की कंट्री है और वेस्ट में है इसलिए इसको वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। तो जब कभी आपके नाम, अगर ये नाम लिया जाए तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि किस रीजन की बात की जा रही है। ठीक, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया एक ही रीजन का मतलब है। और कहाँ कहाँ मैंने आपको बताया, इराक, ईरान, ये सब, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ये सब जो अरब कंट्रीज हैं इनको कहा जाता है मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया। उस रीजन में यूएसएसआर को रोकने, क्यों? क्योंकि उस वक्त इराक जो था, या कह सकते हैं कि ये सब वहाँ पे कुछ यूएसएसआर अपने आप को असर्ट कर रहा था, मतलब वहाँ पे भी उसने अपना अलायंसेस बनाना स्टार्ट किया था। यूएस भाई साहब को पता चल गया कि ये वहाँ चला गया है, तो इसने वहाँ पे कर्टेल करने के लिए वहाँ भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। इसको कहा गया सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इन दोनों ट्रीटीज का पार्ट था कौन? हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं बने, ये हमारी लीडर की विजनरी सीट थी। वो विजनरी थे, वो जान रहे थे किसी एक कैंप में जाने से हमको कोई लाभ नहीं होगा। पाकिस्तान को देख रहे हैं ना। तो इस सीटों का भी पार्ट था पाकिस्तान और सेंटो का पार्ट था। अब कहेंगे सर सीटों का पार्ट कैसे हो गया? आपको पता होना चाहिए जो वर्तमान में बांग्लादेश है बेटा, उसको शुरुआत में ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और ईस्ट पाकिस्तान जो था म्यांमार वगैरह के नज़दीक पड़ता है, इसलिए ये साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में आता था। आप समझ में आया? ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी चीज, ये तो यहाँ पे हो गया ये सब रीजन, ठीक, इसको आप समझ गए। अब इसी में मैंने आपको ये पॉइंट दोनों समझाया था, एक एशिया के रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में, ये दोनों पॉइंट इसी में इंक्लूडेड है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए मेन बैटल ग्राउंड कहाँ था। मेन बैटल ग्राउंड, इनको मैंने हेडिंग में डाला है कि क्या कहानी थी इसकी। देखिए जो ये यूरोप है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल ग्राउंड था। यूरोप का बैटल ग्राउंड का मतलब, जो यूरोप था, जिसको जानते हैं पूरे द्वितीय विश्व युद्ध का पूरा बैटल ग्राउंड इन्हीं कॉन्टिनेंट में लड़ा गया। इस कॉन्टिनेंट में जो कि मैंने बताया कि एक्सिस पावर में जर्मनी था, इटली था और जापान था मेन पावर में, जिसमें से जर्मनी जो हिटलर के सेकेंड विश्व युद्ध का, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द मेन लीडर ऑफ जर्मनी अंडर द हिटलर, एडोल्फ हिटलर की लीडरशिप में लड़ा गया था। तो जब जर्मनी को, अब मैंने आपको यहाँ बताया कि जब रेड आर्मीज यानी कि रशियन आर्मी जर्मनी में एंट्री कर गई और बर्लिन में लड़ाई चल रही थी और बर्लिन को इसने जीत लिया, यानी कि फाइनल जो है वो, उस वक्त यूएस कहाँ लड़ रहा था, किससे लड़ रहा था? जापान से लड़ रहा था। कहने का मतलब पैसिफिक ओशन में यूएस काउंटर कर रहा था जापान को, और रशिया जो था, जिसको यूएसएसआर कहा जाता था, वो काउंटर कर रहा था जर्मनी को यूरोप में। तो बर्लिन में वो घुसा, उसकी सेनाएं घुसी और बर्लिन को जीत लिया। जब बर्लिन को जीत लिया, मैंने आपको बताया था कि फिर ये एक कंसेंसस हुआ था लड़ाई के बाद कि हर एक, कहते हैं कंट्री या हर एक रीजन में, खास करके यूरोप में जो कंट्रीज एक्सिस पावर में थी, उनको वॉर के बाद वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन या कंट्रीज बनाई जाएंगी। ये यूएस, ब्रिटेन, एलाइज फोर्सेस में मिलकर ये सहमति की थी। मगर कम्युनिज्म वहाँ पे, रशिया जो है यहाँ पे कम्युनिज्म स्टेबलाइज करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न ईस्टर्न यूरोप में काफ़ी कंट्रीज में कम्युनिज्म स्प्रेड कर चुका था, तो यहाँ पे वो कम्युनिज्म स्टेबलाइज यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टेबलाइज करना चाह रहा था यूएसएसआर, जो कि वेस्ट एलाइज को और अमेरिका को इस चीज़ का डर था। इसी बात को लेकर ब्रिटेन, यूएस और फ्रांस और एक तरफ यूएसएसआर, इनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया। मतभेद मतलब डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया कि जर्मनी को आप क्यों ऐसा, वहाँ पे आप क्यों एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं स्टेबलाइज कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग में, यूएसएसआर के दिमाग में वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रखने की विचारधारा थी, और ब्रिटेन वगैरह को डर था कि कहीं वहाँ पे कम्युनिज्म ना आ जाए। और इनको डर इस बात की नहीं थी कि वहाँ आ जाए, इनको इस बात की डर थी कि धीरे धीरे उनके घर तक ये आग ना फैल जाए, यानी कि उनके घर यानी उनकी कंट्री में कम्युनिज्म ना आ जाए। और जबकि कुछ फोर्सेस हो रही थी, जैसे सोशलिस्ट पार्टी बन रही थी बहुत सी कंट्रीज में, फ्रांस में, जर्मनी में
और इवन मतलब ब्रिटेन में भी बनी थी सोशलिस्ट पार्टी, आपने नाम सुना होगा। तो ये बात उनको अपने घर की थी, जर्मनी की फिक्र नहीं थी। वो उनको अपने घर में दिक्कत थी कि जो ये आग जर्मनी में लग रही है, जो ईस्टर्न यूरोप में लगी हुई है, ये जलते जलते हमारे घर ना पहुंच जाए, कम्युनिज्म हमारे घर ना आ जाए, हमारे पूरे सिस्टम को वो कम्युनिस्ट ना कर ले। इसलिए उनको ये डर था कि उनको दूर से ही रोक दो। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं प्लीज़ इसको थोड़ा सा रफ करूँगा क्योंकि मेरे स्पेस बिल्कुल नहीं बच रखा है इस पे। तो आप प्लीज़ जो नोट करना था आप नोट कर लिया करिए। एक छोटी सी कहानी आपको सुनना पड़ेगा इसको समझने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और थोड़ा ज्ञान भी आपका बढ़ेगा। कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि मान लीजिए ये जर्मनी है, ठीक है, और इसी के बगल में एक छोटा सा देश था जिसको आप अभी देखेंगे पोलैंड। ये आपका पोलैंड था, ये आपका मान लीजिए ये जर्मनी था, है मतलब था नहीं मतलब है अभी भी। और ये पूरा इधर का जो पोर्शन था, इधर मान लीजिए ये यूएसएसआर था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पोलैंड पूरी तरीके से कम्युनिस्ट विचारधारा का था, वो बन ही चुका था, तो यानी कि ये पूरा सिस्टम एक था, कोई मतलब नहीं था। अब जब इसकी फोर्सेस यहाँ पहुंची बर्लिन में, बर्लिन एक जगह है जिसकी राजधानी है जर्मनी की अभी भी, तो बर्लिन में जब ये पहुंची फोर्सेस, तो क्या हुआ कि इधर से अलाइज फोर्सेस भी पहुंची। यानी एक तरफ फ्रांस की फोर्स थी, यूएस की फोर्स थी और ब्रिटेन की फोर्स थी। ये तीन फोर्सेस भी पहुंची, फ्रांस, यूएस, ब्रिटेन और यूएसएसआर, ये तीनों एक तरफ थे युद्ध में, वर्ल्ड वॉर में। तो जब ये इधर से पहुंचा तो मैंने आपको पहले से बताया था कि साथ लड़ भले रहे थे मगर विचारधारा के स्तर पर इनके अंदर डिफरेंसेस थे। और वो क्या डिफरेंसेस थे उन्होंने आगे ब्रीफ कर दिया पहले, ठीक है। तो जब ये इसके कुछ कुछ पोर्शन पे चारों कंट्रीज ने अपने अपना अधिकार कर लिया। जैसे कि जो ये नॉर्दर्न पोर्शन था, ये नॉर्दर्न पोर्शन, इसको नॉर्थ जर्मनी किसके पास हो गया, ब्रिटेन के पास। जो ये सेंट्रल जर्मनी था, किसके पास रह गया था, यूएस के पास। और जो ये सदर्न जर्मनी था, ये किसके पास चला गया था, फ्रांस के पास। और ये जो पूरा ईस्टर्न पार्ट था, ये किसके पास चला गया था, ये यूएसएसआर के पार्ट। अब लड़ाई यहीं से स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम कोल्ड वॉर में मेन बैटल ग्राउंड यही बनता है। तो यहाँ पे बाद में इन तीनों फोर्सेस ने मिलकर कहा कि आप भाई साहब यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन या डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेबलाइज करिए। यूएसएसआर कहा नहीं, यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी, उसके अंदर भी इस चीज़ को चल रही थी बातें कि कम्युनिज्म को बढ़ाया जाए। अब ये पूरा सिस्टम दो भागों में डिवाइड हो गया। एक वेस्ट की तरफ जो था उसको वेस्टर्न जर्मनी कहा गया, होलिस्टिक। ये तीनों आपस में दोस्त थे, ये आपस में मिल गए। दीज थ्री आर कोलाइडिंग विच ईच अदर, मतलब एक तरफ अलायंस कर लिए थे। इसको पूरी तरीके से वेस्टर्न जर्मनी के रूप में कहा गया। इसको कहा गया क्या, वेस्ट जर्मनी। और जो ईस्टर्न साइड में था इसको कहा गया ईस्टर्न जर्मनी। अब लड़ाई हो रही थी बर्लिन को लेकर। बर्लिन जो था वास्तविक रूप से वो ईस्टर्न जर्मनी में था। मतलब अगर ये बर्लिन है तो इसके चारों तरफ ईस्टर्न जर्मनी का पोर्शन था। और ईस्टर्न जर्मनी किसका अधिकार था उस वक्त, यूएसएसआर का। तो ईस्टर्न जर्मनी को अब ये हुआ कि बर्लिन को आप छोड़िए, यानी कि वेस्टर्न पावर ने ये कहा कि बर्लिन को आप छोड़िए, कि इसको नया स्टेट बनाएंगे हम। इसी बात को लेकर तनातनी थी दोनों के बीच में। देयर इज सम डिफरेंसेस बिटवीन द यूएसएसआर एंड द वेस्टर्न कंट्रीज। देन आफ्टर दैट दिस बर्लिन हैज बीन डिवाइडेड इन टू सेपरेट पार्ट। जैसे कि आप अगर लखनऊ के चारों तरफ कर दीजिए दूसरी गवर्नमेंट चल रही है और लखनऊ बीच में बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरी गवर्नमेंट चल रही है, कोई दूसरा देश है, उसका सिस्टम चल रहा है, तो ये बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता। तो ये हुआ कि जो वेस्टर्न था, इसको वेस्टर्न जर्मनी जो था, वेस्टर्न जर्मनी के बर्लिन का जो कैपिटल थी उसको कहा कि जो इसका वेस्टर्न पार्ट है बर्लिन का, ये वेस्ट जर्मनी का पार्ट है, एक नया स्टेट बनाएंगे वेस्ट वाले में। मगर पूरे चारों तरफ तो ये यूएसएसआर से घिरा। तो ये हुआ कि कॉरिडोर दिया जाए। कॉरिडोर मतलब एक गलियारा दिया जाए, एक रास्ता, रोड दिया जाए। चलिए रोड भी हुआ।
मगर बीच में कुछ प्रॉब्लम ऐसी होने लगी, कह सकते हैं आप इसको कि 1949 में जाके 1948-49 में जाकर पूरी तरीके से बर्लिन और जर्मनी के लेकर एक मतलब युद्ध की स्थिति बन गई थी। और इस युद्ध की स्थिति में क्या हुआ, इसको यूएसएसआर ने पूरी तरीके से इस रोड को ब्लॉक कर दिया था 49-49 में, 1949 के टाइम पीरियड में। और जब इसको ब्लॉक कर दिया तो वेस्टर्न पावर ने इसको एग्रेसिवली यानी आक्रामक रूप से इसका विरोध किया। उसमें इसको लीड कर रहा था कौन, यूएस। उस वक्त वेस्टर्न बर्लिन के जो लोग थे उनका खाना पीना सब बंद कर दिया गया था। तब उस वक्त वेस्टर्न फोर्सेस खास करके यूएस ने वहां पे एयरलिफ्ट करके भोजन और पानी रसद सामग्री वहां पहुंचाई। करीब 200 से कितनी ज़्यादा बार वहाँ पे प्लेन्स का शॉर्टेज हुई। शॉर्टेज मतलब वहाँ पे उड़ाने भरी और वहाँ पे उनको सप्लाई दी। अप्रैल में जब 1949 में नाटो का निर्माण हुआ, ये आपको 48-49 के आसपास की घटना है जो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा इसको बैकड्रॉप पे देखिए, वो चल रही सब कुछ साथ में चल रही हैं घटनाएं। और मई 49 यानी अप्रैल में नाटो बना और मई 49 में ही 1949 में जो ब्लॉक किया गया था रोड, उसको यूएसएसआर ने खोल दिया और वेस्टर्न बर्लिन को वेस्टर्न जर्मनी के पार्ट के रूप में उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। यहाँ पे कुछ फेडरल रिपब्लिक करके एक गवर्नमेंट बनी, वेस्टर्न बर्लिन का पार्ट हुआ और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक करके गवर्नमेंट बनी जो कि ईस्टर्न जर्मनी के रूप में थी। तो एक सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ पे एक बैटल ग्राउंड तो ये था यूरोप का जर्मनी। दूसरा बैटल ग्राउंड ही यूरोप का एक ग्रीस था। ग्रीस आप जानते हैं जिसको यूनान भी कहा जाता है, ग्रीक से ही ग्रीस बना है। यूनानी बहुत प्राचीन सभ्यता, बहुत पुराना देश है। यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। यहाँ की जो प्रॉब्लम थी वहाँ पे फ्रांस जो था, ब्रिटेन जो था, वहाँ की जो कह सकते हैं कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था और वहाँ की जनता को भड़का रहा था कौन, यूएसएसआर, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा का सपोर्टर था। धीरे धीरे ब्रिटेन और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई, अंत में ब्रिटेन जो था वो वहाँ पे हार गया और वहाँ पे सत्ता पे कौन आ गया, यूएसएसआर के लोग यानी कैपिटलिस्ट विचारधारा के लोग। हालांकि बाद में आप ये आपको पता चलेगा कि ग्रीस और टर्की दोनों नाटो के मेंबर बनते हैं 1955 के दौर में या 1950s के आसपास ये नाटो के मेंबर बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे एक टाइम यूएसएसआर ने तो अपनी गवर्नमेंट, अपनी विचारधारा के लोगों को यहाँ बैठाया गवर्नमेंट में, मगर आफ्टर सम टाइम्स दे लॉस्ट द गवर्नमेंट एंड ग्रीस एंड टर्की बिकम ए मेंबर ऑफ नाटो इन 1955 के अराउंड, 1950s 1955 के अराउंड। फिर एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट रीजन कहा जाता है कोरियन वॉर। ये 1950s के टाइम में लड़ा गया था, बिगिन हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अब वहाँ की कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कहानी क्या थी। जो कि आप जानते हैं कोरिया, जो कि वर्तमान में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी आइलैंड कंट्री कह सकते हैं था जो कि चाइना के नज़दीक था। अगर एक बॉर्डर उसका चाइना से मिलता था, अभी भी मिलता है, ठीक। और इधर चाइना का बॉर्डर आप जानते हैं यूएसएसआर यानी रशिया से मिलता है, यूएसएसआर से मिलता था। तो चूंकि साउथ ईस्ट एशिया में ईस्ट एशिया की ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा अपनी स्थिति को मजबूत न कर ले, अपने आप को और ज़्यादा स्प्रेड न कर ले, यूएसएसआर को यहाँ पर अपने एलाइज बनाने थे। भाई एरेना में सब पूरे वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं, इसलिए कोल्ड वॉर हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं आपको इम्पॉर्टेंट प्लेसेस और इम्पॉर्टेंट रीज़न बता रहा हूँ इसमें कि कहाँ कहाँ पे ये युद्ध लड़े गए कोल्ड वॉर का। तो एक कोरिया था, कोरिया जो था, यहाँ पे ये हुआ कि कम्युनिस्ट ना आ जाए, तो इनको सपोर्ट करने के लिए यूएस ने मिलिट्री अलायंस और इकोनॉमिक एड्स देना स्टार्ट किया। ये बात इनको अच्छी नहीं लगी चाइना और यूएसएसआर को। इन्होंने इसको चुपके से मिलिट्री अलायंस यहाँ के लीडर को दे दिया
और युद्ध स्टार्ट हो गया। इसको कोरियन वॉर के रूप में जाना जाता है। यूएस ने अपनी आर्मी भी दी थी और यूएसएसआर ने भी अपना आर्मी दी थी। लड़ाई मतलब कहने का तात्पर्य ये कि लड़ा भले इस दोनों रीजन में, इसी रीजन में रहा, मगर लड़ कौन रहे थे? यूएसएसआर और यूएसए। बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं और ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसको नॉर्थ कोरिया कहते हैं। वर्तमान में जो है यहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति है, इसको आई थिंक कोई चैंग सगर के कोई लीडर है वहाँ पे, ठीक है। तो वर्तमान में वहाँ पे डिक्टेटरशिप का राज कर रहा है। और ये साउथ कोरिया है, यहाँ पे एक कैपिटलिस्ट विचारधारा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे स्टेबलाइज है। तो ये हो गया कोरियन वॉर के बारे में। दूसरा, साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया, वियतनाम वॉर। इस युद्ध में क्या हुआ? वियतनाम, आपको पता होना चाहिए, साउथ ईस्ट एशिया का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है वियतनाम, जो कि किसकी कॉलोनी थी? फ्रांस की कॉलोनी थी, और जो कि उस वक्त ये भी चाइना से लगा हुआ है। और 1 अक्टूबर 1949 में चाइना में द पीपल्स ऑफ चाइना कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट बनती है, और उसमें पूरे वर्ल्ड को एक शॉक में डाल देता है, खास करके यूएस और उसके वेस्टर्न एलाइज को, कि चाइना में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है। और इतनी बड़ी कंट्री है तो वो आसपास के रीजन पे अपना प्रभाव रखेगी। तो उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में, जो कि वियतनाम पड़ता है और भी कंट्रीज पड़ती हैं, वियतनाम भी कहीं ऐसा ना हो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के प्रभाव में आ जाए। तो वहाँ पे भी ठीक यही सिस्टम होता है जो कि यहाँ पे, हालांकि इस सिस्टम में देश का विभाजन तो अभी वर्तमान में भी चल रहा है, नॉर्थ कोरिया, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। शुरुआत में ये देश दो भागों में विभाजित जरूर होता है। ये जो नॉर्दर्न पोर्शन, ये कम्युनिस्ट विचारधारा यानी कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था, और जो ये सदर्न पोर्शन था ये कैपिटलिस्ट यानी कि यूएस कहलाया था। आपको पता होना चाहिए, वियतनाम वॉर जो था, यूएस पूरी तरीके से हार गया था। पूरे वर्ल्ड में उसको ह्यूमिलेशन यानी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। इस छोटे से कंट्री ने उसको हरा दिया था, इतने बड़े न्यूक्लियर पावर नेशन को। ये वियतनाम वॉर अगर आप किसी अमेरिकन के सामने लेते हैं तो उसको चुभता है आज भी। मगर वो हुआ कैसे था? वो इतना छोटी सी कंट्री कैसे हरा सकती थी विदाउट द हेल्प ऑफ यूएसएसआर एंड चाइना? यानी कि चाइना और यूएसएसआर ने उसको अंदर ही अंदर उसको सपोर्ट किया था, आर्म्स दिए थे, इकोनॉमिक एड्स दिया था उसको, उसके लड़ाकों को, यानी उसके जो मिलिटेंट थे जो उसकी तरफ से लड़ रहे थे, उनको ट्रेंड किया था। और यहाँ पे यूएसएसआर हार गया और हार के लौट गया। 57,000 के करीब उसके सैनिक मारे गए थे इस युद्ध में। बहुत बुरी हार हुई थी उसकी। तो यहाँ इस रीजन में भी, यानी कि वियतनाम में भी युद्ध लड़ा गया, किसके बीच में? यूएसएसआर और यूएस के। तो यानी ये सब हमारे बैटल ग्राउंड थे, जिसको आप कहा जाता है आपकी इस टॉपिक में एरेना ऑफ द कोल्ड वॉर। हालांकि आपकी जो ये एनसीईआरटी की बुक में ही इतना डिटेल नहीं दिया गया है, फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ के चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूँगा। अब हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है द चैलेंजेस ऑफ बाइपोलैरिटीज। चैलेंज टू बाइपोलैरिटीज मतलब, बाइपोलैरिटीज का मतलब, बाई मतलब दो, पोलैरिटी मतलब ध्रुव। जैसे कि दो ध्रुव बने हुए थे, एक तरफ यूएस था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। तो यहाँ तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वर्डिंग का मतलब। चैलेंजेस मतलब होता है चुनौतियाँ। उसमें सबसे बड़ी चुनौती, अब इसको चुनौती कह सकते हैं या एक कह सकते हैं कि जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को एक नया सिस्टम दिया, एक नई रिलीजन के रूप में एक नया जीने का तरीका दिया, समाज में सही से व्यवस्था स्थापित करने के लिए, उसी प्रकार से नॉन अलाइंड मूवमेंट ने कोल्ड वॉर के समय पूरे वर्ल्ड को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। I mean said that non-alliance movement has created या provided a new perspective in the front of at the time of
द डार्क एज ऑफ कोल्ड वॉर। यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसका पूरा फुल फॉर्म नॉन अलायंस मूवमेंट था, जिसको नैम अलायंस भी कहा जाता है, इसको फॉर्म किया गया था 1961 के बेलग्रेड में फॉर्मली। हालांकि इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो 1956 से ही हो गई थी। इसकी बातें हमारे लीडर्स, इसमें हमारे सबसे प्रोमिनेंट वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल लीडर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान था। जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रॉज टीटो जो कि यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे, और गमाल अब्दुल नासिर जो कि इजिप्ट के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और अरब वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर एट दैट टाइम। ये तीन बेसिक या इम्पोर्टेंट लीडर्स कह सकते हैं कि इनके आउटकम यानी कि इनके लीडरशिप में इस मूवमेंट का यानी कि इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ था। और उसके बाद अहमद सुकरानो जो कि इंडोनेशिया के लीडर थे, और कामे नुक्राम जो कि घाना के एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे, इन्होंने 5 लोग मिलकर 1961 में एक बेलग्रेड में इस नॉन अलायंस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ये था क्या, इसका क्या काम था, इसको हम क्यों कोल्ड वॉर में पढ़ रहे हैं? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में, जितना आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन अभी भी प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करती हैं। एक है नाटो और दूसरा है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये अभी भी इनकी मीटिंग्स होती हैं समय समय पर। तो इसका पर्पस ये था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आफ्टर 1945, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देयर आर सो मेनी countries of Asia and Africa has been getting independence from the colonial power। मतलब कि 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद बहुत से उपनिवेशिक देश जो थे, जो कि खासकर कि अफ्रीका और एशिया के कंट्रीज थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंस उनको मिल रही थी, आज़ादी मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है उस वक्त कोल्ड वॉर भी स्टार्ट था, और कुछ ना कुछ देश, जैसे कि पाकिस्तान की ही बात ले लीजिए, और भी बहुत सी कंट्रीज थी जो किसी न किसी कैंप में अपने आप को जोड़ ले रही थी। और उस जुड़ाव में ना ही पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो सबको मिल रही थी, मगर वो सिर्फ कागज में मिल जा रही थी। अगर कोई देश, अगर किसी यानी कि अगर इन नए आज़ाद देश, खास की अफ्रीका और एशिया के जो नए आज़ाद देश थे, अगर वो जब भी अब आज़ादी मिल रही थी उनको, तो वो किसी न किसी जब अलायंस को अगर वो ज्वाइन करते थे, जाहिर सी बात है अगर आप यूएस को ज्वाइन करेंगे तो यूएस की पॉलिसी और उसके कहने पर ही अकॉर्डिंग आप अपने देश की पॉलिसी और इकोनॉमिक सिस्टम को जनरेट करेंगे, यानी रन करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है आप इंडिपेंडेंस होकर भी आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिली। मतलब एक पावर से आपने इंडिपेंडेंस प्राप्त की और आप दूसरे पावर के प्रभाव में आ गए। भाई अगर आप किसी भी अलायंस कराएंगे तो आपको इकोनॉमिक एड या मिलिट्री एड आपको तभी देगा जब आप उससे आपको कोई लाभ होगा, और लाभ तब होगा जब आप उसकी बातें मानेंगे। तो कहने का मतलब अपनी देश की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, डिफेंस पॉलिसीज़ थी, फॉरेन पॉलिसीज़ थी, पॉलिटिकल सिस्टम था, वो आप सब उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता। तो ये बात की डर थी हमारे लीडर्स को, खासकर जवाहरलाल नेहरू को। तो इन सब लीडर ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इन्होंने कहा कि हम किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं होंगे, ना तो हम यूएस के कैंप में अपने आप को सेट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और ना ही हम यूएसएसआर के कैंप को ज्वाइन करेंगे। तो अब हुआ क्या, अब ये क्या एक आइसोलेटेड स्टेट में चले गए थे ये सब देश? नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। इन्होंने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन किया विद द न्यू पर्सपेक्टिव to reduce the tension in the world in the time period of Cold War। मतलब हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन ने, नॉन अलाइंड मूवमेंट ने, पूरे विश्व में कोल्ड वॉर के समय जो टेंशन, जो स्ट्रेस चल रहा था, उसको रिड्यूस करने का काम किया। इन्होंने यूएस और यूएसएसआर के बीच में एज ए ब्रिज की तरफ काम किया। ब्रिज मतलब एक पुल की तरह। पुल की तरह मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने अपना एक्टिवेशन दिखाया, और इन्होंने वर्ल्ड को एक नया पर्सपेक्टिव भी दिया कि वर्ल्ड अपनी इस नए इंडिपेंडेंस को प्राप्त, यानी जो देश नए आज़ाद हुए हैं, वो किसी भी अलायंस के पार्ट ना होकर अपने सेल्फ डेवलपमेंट, अपने सेल्फ
सोशल डेवलपमेंट, सेल्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेल्फ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। और इनको दोनों देशों के बीच में, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोरियन वॉर हुआ था, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत ही एक्टिव रोल वहाँ पे निभाया था। वहाँ पे निगोशिएशन के, जब निगोशिएशन चल रही थी बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, आई मीन सेड दैट द यूएसएसआर एंड यूएसए, देन जवाहरलाल नेहरू हैज प्लेड ए वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड एक्टिव रोल एट दैट टाइम। उस वक्त ये उसके विचारधारा को प्रमोट कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडर थे, उन्होंने विश्व को एक नई दिशा, एक नया सिस्टम प्रोवाइड किया और उन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो दो विचारधाराएं थी, एक दोनों अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर लड़ रही थी, तो इन्होंने इनके भी तत्व निकाले, यानी कैपिटलिस्ट के भी उसमें से खूबियाँ निकाली और सोशलिस्ट की खूबियाँ निकाल कर उसको मिक्स करके पूरे वर्ल्ड के सामने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया। इसीलिए अगर आप इकोनॉमी को पढ़ते हैं तो हमारे देश में जो प्लानिंग सिस्टम लागू किया गया, 5 ईयर प्लान, वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम था। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी में ये कहा जाता है कि सरकार भी होगी, गवर्नमेंट भी होगी और प्राइवेट व्यक्ति भी होगा, दोनों मिलकर काम करेंगे। इसको कहा गया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और यह कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको भी कहा जा सकता है। यानी कि गवर्नमेंट भी आएगी, गवर्नमेंट भी अपना रोल निभाएगी और प्राइवेट व्यक्ति भी अपना रोल निभाएगा। जहाँ पे जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी उसको उसकी तवज्जो दी जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। हालांकि चैलेंजेस और भी थे, उसको हम, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इस वजह से हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से फिनिश करेंगे और आपके कोई भी डाउट होंगे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा।